हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ डिस्कशन चल रहा है यूजीसी नेट 2022 में पूछे गए सवालों के ऊपर। तो कॉमर्स के अंदर जितने भी शिफ्ट्स के सवाल पूछे गए हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले यूनिट से, उनको आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल हमारे पास है, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज द शिप, द मैरीन इंश्योरेंस इज कॉल्ड। तो आपकी जो मैरीन इंश्योरेंस होती है, जिसमें आप शिप का जो बॉडी है, आपके जो वेसल का बॉडी है, उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, उसे यहाँ पे हल इंश्योरेंस बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं, सीधा सीधा सवाल था और आसानी से इसका आंसर यहाँ पे लग सकता है। प्यारे दोस्तों, सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए थे और शिप इंश्योरेंस को हल इंश्योरेंस कहा जाता है, ऐसा भी आपको बताया गया था। तो इस सवाल में तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए थी। अगला सवाल हमारे पास है, स्टेटमेंट नंबर 1 दिए, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द पर्सन इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द इवेंट हैपेंड। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस चीज की आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसकी इंश्योरेंस करा रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट कब होना चाहिए? जब आपने पॉलिसी ली तब होना चाहिए, या फिर जब कोई इवेंट अक्कर हुई तब होना चाहिए। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के केस में अलग अलग टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। जब इवेंट हैपन हुआ उस समय चाहे इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो तो वो जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए पहली वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि ये तो कह रही है कि मस्ट बी प्रेजेंट जब आपका इवेंट हैपन हो, तो इसीलिए गलत हो जाती है। Second statement, in the case of fire insurance, the insurable interest must be present in the object insured at the time when the policy is taken and the event has happened. तो फायर इंश्योरेंस के केस में आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो दोनों समय होना चाहिए, जब पॉलिसी लिया और जब इवेंट हुआ दोनों समय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका घर था, आपने घर की फायर इंश्योरेंस कराई थी, तो जब आपने घर की फायर इंश्योरेंस कराई तब भी आपका घर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि घर आपके पास होना चाहिए। और जब घर में आग लगी तब भी घर में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि तब भी घर आपके नाम होना चाहिए। अगर आपने घर किसी और को बेच दिया है तो फिर उस केस में आप इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर लेंगे? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। प्यारे दोस्तों, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है इट वाज डिस्कस्ड इन द कोर्स, और लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको बताया गया था जब पॉलिसी लिए तब होना चाहिए, और फायर इंश्योरेंस के केस में आपका दोनों समय होना चाहिए, टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगला सवाल है, द सेफ्टी मार्जिन दैट इंश्योरर्स मस्ट मेंटेन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इज कॉल्ड। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये बेसिकली आपका इंश्योरेंस कंपनीज के जो अकाउंट्स होते हैं उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल इन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा है और ये सवाल थोड़ा सा वैसे डीप चला गया है। ऑप्शंस है प्रोटेक्शन मार्जिन, सॉल्वेंसी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ रिस्क बियरिंग। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मार्जिन या सॉल्वेंसी मार्जिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हो रहा हो। प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट ऑफ रिस्क बियरिंग तो शायद आपने काट ही दिया होगा कि ये तो खुद बनाए हुए ऑप्शन लग रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी सॉल्वेंसी मार्जिन। तो हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरर्स है, उनके पास ये उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि भैया आपने पॉलिसी होल्डर्स की भरपाई, नुकसान की भरपाई करनी है, तो आपके पास एडिक्वेट सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए। आपके एसेट, आपकी रिजर्व्स, आपकी लायबिलिटीज और आपकी ऑब्लिगेशन से ज्यादा रहने चाहिए, सॉल्वेंसी मार्जिन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो ऐसी रिक्वायरमेंट इन पे लगा रखी है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, सॉल्वेंसी मार्जिन। अगला सवाल है, शेयर कैपिटल ऑफ एन आरआरबी। आरआरबी आप समझते हैं ना क्या होता है? आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक हमारे देश में बनाए गए हैं, और ये जो हमारे बैंक्स होते हैं दे आर बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड अ स्पॉन्सरिंग बैंक। तो उसी के ऊपर सवाल है, किसकी जो शेयर कैपिटल है इट इज सब्सक्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग बैंक इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। तो इनकी जो कैपिटल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा स्पॉन्सरिंग बैंक किस रेशो में सब्सक्राइब करते हैं? तो ये सीधा सीधा सवाल है। तो रेशो इनकी रहती है 50%, 15% और 35%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।
प्यारे दोस्तों, ये भी आपके साथ कोर्स में कवर था। रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर पूरी डिस्कशन आपके साथ की हुई थी, इंक्लूडिंग कि कैसे इनका ओनरशिप शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि ये आरबीआई ने एक इंडेक्स बनाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्तर है, लेवल है, उसे मापने के लिए। और इसके अंदर बेसिकली इसने 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो आपको चूज करने हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, ईज ऑफ एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 3 पैरामीटर का यूज किया हुआ है ना, दे आर एक्सेस, दे आर यूजेज एंड दे आर क्वालिटी। ये 3 पैरामीटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अपना आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो एक्सेस आपका ये आ गया पॉइंट नंबर सी में, यूजेज आपका आ गया पॉइंट नंबर बी में, क्वालिटी आपका आ गया पॉइंट नंबर ई में। तो बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनने वाला है। इन प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी हमारे कोर्स में कवर्ड था। दिस वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स की जो आपको मंथली मैगजीन्स मिलती हैं कोर्स के अंदर, उसका ये पार्ट था। और उसमें आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स और उसके जो 3 ब्रॉड पैरामीटर्स है, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो इस सवाल को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल हमारे पास, ये फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का ही सवाल है, और एक ही पेपर में ये दोनों सवाल एक साथ पूछे गए। सवाल है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्वालिटी पैरामीटर कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा क्वालिटी वाला पैरामीटर आता है, हमने भी बात करी ना कि 3 पैरामीटर है, एक्सेस है हमारे पास, यूजेज है हमारे पास, और हमारे पास है क्वालिटी। तो कह रहे जो क्वालिटी वाला पैरामीटर है, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कैप्चर करता है। अब ये सवाल थोड़ा सा डीप चला गया, पर देखते हैं क्या हम इसे आंसर कर पाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ईज ऑफ एक्सेस, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। अब देखिए, हमें इनमें से 3 चूज करने हैं, और मैं ये जानता हूं कि हमारे पास ओवरऑल 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी। तो प्यारे दोस्तों, जो ईज ऑफ एक्सेस है और जो अवेलेबिलिटी एंड यूजेज है, ये तो पिछले सवाल में ही हमने देखा, ये तो अलग से पैरामीटर है। ये क्वालिटी के अंदर सब पैरामीटर तो नहीं बनेंगे, क्वालिटी के अंदर तो सब पैरामीटर नहीं बनेंगे, ये तो अलग से ही पैरामीटर है, तो इन दोनों को निकाल सकते हैं हम। अगर ये चीज जानते हैं कि ये दोनों तो अलग से एक पैरामीटर हैं, तो क्वालिटी के अंदर तो ये नहीं आएंगे, क्वालिटी के जो अंदर सब पैरामीटर्स है उसके अंदर तो ये नहीं आएंगे। और इसीलिए हमारा जो आंसर बनना चाहिए उसमें सी और डी नहीं आने चाहिए, ए, बी और ई आ सकते हैं। और ए, बी और ई वाला अगर आप आंसर लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, दे आर बेसिकली कैप्चर्ड बाय द क्वालिटी पैरामीटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। तो आपको अपने जो दिमाग है उसे खुला रखना है, अलग अलग तरह से सोचने की कोशिश करनी है, तो आप कहीं ना कहीं से अपना जो आंसर है उसे ढूंढ निकाल सकते हैं, उसे सही मार्क कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक सवाल है बहुत सीधा साधा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस तो नहीं चलेगा। आपका जो स्विफ्ट कोड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो जो स्विफ्ट है उस कोड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, ये जो स्विफ्ट वाला कंसेप्ट है, ये भी आपके साथ कोर्स में कवर अप किया गया था कि जब इंटरनेशनल ट्रांसफर्स होने होते हैं हमारे, तो उस केस में इस कोड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, चेन बैंकिंग इंडिकेट्स द फॉर्म ऑफ बैंक कार्टेल दैट अकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल एट लीस्ट 3 बैंक्स दैट आर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड। तो हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो चेन बैंकिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी ही डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपके एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं, कुछ छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि आपके 3 बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, 3 अलग अलग बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे चेन बैंकिंग बोला जाता है। इसके बाद है जी, पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट्स इन अ कमर्शियल बैंक फॉर ₹50,000 एंड अबव। तो बिल्कुल अगर आप बैंक में जाते हैं 50,000 से ऊपर पैसे जमा करवाने हैं, तो आपको अपना पैन नंबर जरूर दिखाना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
Upon detection of the counterfeit notes at the counter, bank can impound the note and issue receipt. तो अगर counterfeit note अगर आप बैंक को दे रहे हैं तो बैंक उसे जरूर impound कर लेगा और आपको हो सकता है कोई रिसीट वगैरह उसकी दे दे। तो ये वाला जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है, अभी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज फिक्स्ड बाय नाबार्ड। देखो ये जो RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है, इट हैज बीन लिंक्ड टू द बैंक रेट। तो अभी नाबार्ड के पास फिक्सेशन पावर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं होता। और अगला हमारे पास है RBI Act 1934 prohibits the making or issuing of a promissory note expressed to be payable to bearer thereof। तो प्यारे दोस्तों, जब हम आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा करते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि RBI एक्ट का सेक्शन 31 है, और ये जो सेक्शन 31 है ये आपको कहता है कि आप कोई ऐसा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं बना सकते विच इज पेबल टू बियरर। तो ऐसा यहाँ पे आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनना चाहिए, दैट शुड इंक्लूड, हमारे पास ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, और सी भी आ सकता है, और ई भी आना चाहिए, डी वाला नहीं आना चाहिए। बट अगर हम देखते हैं ऑप्शंस को तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना सही फ्रेम नहीं किया हुआ, और इसका कोई ऑप्शन भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए, ऑप्शन की तरफ अभी मत देखिए। कई बार एग्जामिनेशन में होता है कि हमारे पास आंसर की आती है और उसमें सही से ऑप्शंस को फ्रेम नहीं किया होता, और आंसर कई बार आपका सही से मार्क नहीं किया होता, और कई बार चैलेंज भी कर देते हैं और चैलेंज भी एनटी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ही फोकस करना है, उसे ही समझना है, और ज्यादा दिमाग आपको इसमें ऑप्शंस में नहीं लगाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी कोर्स के अंदर भी आपको जो चेन बैंकिंग का कंसेप्ट है वो करवाया गया था। आपकी जो पैन की कोटिंग करनी होती है 50,000 से ऊपर डिपॉजिट्स पे, वो भी आपको बताया गया था। और आपका जो सेक्शन 31 RBI एक्ट का जो कि मना करता है कि आप प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं बना सकते, तो ये चीजें आपकी कवर थी। तो उसके बेसिस पे ये सवाल सॉल्व हो सकता था। हालांकि इस सवाल के ऑप्शंस में ही गड़बड़ है। तो फिलहाल अब आगे सवाल पे बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। लिस्ट 1 है डिस्क्रिप्शन, लिस्ट 2 है आपकी कंसेप्चुलाइजेशन, यानी कि ये टर्म्स आपकी किस कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले आपके पास है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, फिर है इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फिर है टाइम मैच्योरिटी गैप, फिर है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल और बेसल 3 नॉर्म्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो है, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू बेसल 3 नॉर्म्स। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर हमें बताया गया है कि हमारी जो फंडिंग है दैट शुड बी स्टेबल। हम कहीं से फंडिंग ला रहे हैं और उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, बैंक लगाएगा अपने पास, तो वो पैसा बैंक के पास स्टेबल होना चाहिए, दैट फंडिंग शुड बी स्टेबल। तो इसको लेकर एक रेशो है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, और इसीलिए आपका ए जो है 4 से मैच होगा। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास है इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको लेकर आपको सोचना ये कि इज इट अ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल और इज इट अ पार्ट ऑफ टीयर 2 कैपिटल। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये टीयर 1 कैपिटल का पार्ट है, तो वही आपका आंसर यहाँ पे लग जाता है, ऑप्शन नंबर 1 का। बाकी हमारे पास जो बचते हैं टाइम मैच्योरिटी गैप, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से आप इसे जोड़ सकते हैं कि आपको एसेट और लायबिलिटी के मैनेजमेंट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों के जो मैच्योरिटीज हो उसका पीरियड कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड रहे। और लास्ट बचता है रिस्क वेटेड एसेट्स, और रिस्क वेटेड एसेट्स को तो टीयर 2 कैपिटल से ही, हालांकि इनकी कोई ऐसे डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं बन रही है, बट हाँ यही हमारे पास बचता है और इसी से मैच करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, कोर्स में भी आपको बताया गया था कि नेट स्टेबल फंडिंग रेशो जो है इट इज मेंटेन्ड अंडर बेसल 3, और आपकी जो टीयर 1 कैपिटल है उसमें आते हैं इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो अगला सवाल है व्हाई डू सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन टू इफेक्ट एक्सचेंज रेट। ये जो है ना आपकी कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। तो आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है, कि आरबीआई जो है वो हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है।
आप जानते होंगे कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट हमें इकोनॉमीज में देखने को मिलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि हाँ वैसे तो एक्सचेंज रेट आपका फ्लोट कर रहा है बट बीच में आपके जो सेंट्रल बैंक है दे इंटरवीन टू मैनेज, दे इंटरवीन टू अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। क्यों ऐसा करते हैं? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उनको एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, उनको ये देखना है कि हमारा एक्सचेंज रेट ऐसा ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, कहीं ना कहीं उसे एक स्टेबल लेवल पे लाने के लिए वो इंटरवीन करते हैं। अब यहाँ पे हमें चूज करने हैं, यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स दे रखे, इनमें से 3 बेसिकली हमें चूज करने हैं ऑप्शंस की फॉर्म में। सबसे पहला है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज, टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट, टू स्मूदन द फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। तो देखो मैंने ये पांचों पढ़े, और अगर आप भी ये पांचों पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये पता लग गया होगा कि ई तो पक्का पक्का आने वाला है, कि हमारे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को रोकना है, वॉलेटिलिटी को रोकना है, और इसलिए आरबीआई इंटरवीन करेगा या कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा हमारी एक्सचेंज रेट्स के अंदर। तो ई तो पक्का पक्का आने वाला है, और ई अगर आने वाला है तो मैं यहाँ पे किसको काट सकता हूँ? मैं 1 और जो 3 वाले ऑप्शन है ना उनको काट सकता हूँ, और मेरे पास ये 2 और 4 वाले ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो जो 2 वाला है उसके अंदर ई के साथ सी डी आ रहे हैं, और जो 4 वाला है उसके साथ ई के साथ ए बी आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग ही आ रहे हैं। तो मैं पढ़ लेता हूं अपने सी और डी को पढ़ता हूं पहले। टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये दोनों ना डोमेस्टिक सी बातें कर रहे हैं, और एक्सचेंज रेट तो बेसिकली आपका जो एक कंसेप्ट हो गया, ये आपका डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मेरे को ये दो ऑप्शन इतने सेटिस्फाइंग नहीं लगे, मैं ए और बी भी पढ़ लेता हूं। ए और बी है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अरे इसने भी डोमेस्टिक की बात कर दी। इसके बाद है बी टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज। अब जो मेरे को सेकंड बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना जो कि इसके अंदर आना चाहिए, दैट इज टू इन्फ्लुएंस दी ट्रेड फ्लोज। तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आरबीआई एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर सकता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि आपके जो एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अफेक्ट करती है, तो ये चीजें भी आपने पढ़ी होंगी। और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ई और बी तो पक्का आने चाहिए, और ई और बी अगर पक्का आने चाहिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं अपना जो आंसर लगाऊंगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और ऐसे ही कई सवालों में आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है और उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क करना है। मैं आपको रट्टा लगवा दूं कि ऐसे ऐसे याद कर लो, उसका कोई मजा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में सवाल घुमा फिरा के आएंगे। तो जैसे मैंने इस सवाल को अप्रोच किया, स्टेप बाय स्टेप करके अपने आंसर तक पहुंचे, वही अप्रोच अगर आपकी रहेगी तो ही आप अपने सवालों को एग्जामिनेशन में सही से मार्क कर पाएंगे। चलिए सवाल है हमारे पास, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसल फ्रेमवर्क places restrictions on participation by banks in system-wide credit booms with the aim of reducing their losses and credit bust। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे बेसल नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक मेंटेन किया जाता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि जब आपकी इकोनॉमी बूम फेज में चल रही हो तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मली बैंक्स जो है वो खुल के लोन देंगे कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए काफी लोन्स वगैरह दिए जाएंगे, और उस समय आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली गई कि आपको एक बफर मेंटेन करना है। तो ठीक है, आप खुल के लोन्स दो, खुल के खर्चा तो करो, बट हाँ कुछ अपने पास बफर जरूर मेंटेन करके रखो। जैसे लेट्स सपोज आप ही की एक महीने बहुत अच्छी कमाई हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो सारा पैसा उड़ा दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बफर आपके पास मेंटेन होना चाहिए। ऐसे ही बैंक्स के केस में भी अगर इकोनॉमी बूम में चल रही है, एक्सपेंशन चल रहा है, तो आप लोन्स तो खुल के दो, बट हाँ उसके अगेंस्ट आपको ज्यादा कैपिटल भी मेंटेन करके चलना होगा। ऐसी एक रिक्वायरमेंट बैंक्स पे लगा रखी है, क्योंकि पता नहीं कल को इकोनॉमी नीचे चली जाए और जो लोन आपने दिए थे हो सकता है उसमें रिकवरी ना हो पाए, और इसीलिए आपको ज्यादा कैपिटल बफर मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग द क्रेडिट बूम पीरियड। और ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी बेसल नॉर्म में डाली हुई है, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, काउंटर साइक्लिकल बफर का कंसेप्ट भी आपके साथ कोर्स में डिस्कस किया गया था कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको हम इंक्रीज करना है इन गुड टाइम्स एंड डिक्रीज करना है बैड टाइम्स। तो ऐसी ये रिक्वायरमेंट है, आपका यहाँ पे बफर मेंटेन किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। तो ये चीज आपको बताई गई थी और इसी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, एग्जामिनेशन में जो सवाल आएंगे
उसमें थोड़ी बहुत चीजें घुमा फिरा के पूछी जाएंगी, लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा जाएगा, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपना आंसर सही से मार्क कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल है, द बैंक्स वेयर इन मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स आर नॉन रेजिडेंट्स आर कॉल्ड। तो ऐसा बैंक जिसमें जो पैसे डाले हुए वो नॉन रेजिडेंट ने डाले हुए हैं, तो बैंक जिस लोकेशन पे है वहां के लोगों ने पैसे नहीं डाले, दूसरे देशों के लोगों ने कुछ पैसे डाले हुए, ऐसा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है। तो सवाल तो छोटा सा है, ऑप्शंस है क्रॉस पेमेंट बैंक, करेंसी बैंक, फॉरेन बैंक या फिर ऑफशोर बैंक। क्रॉस पेमेंट और करेंसी बैंक तो देखो कुछ होते नहीं है। फॉरेन बैंक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो फॉरेन बैंक्स तो बेसिकली वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं पे होता है और दूसरे देश में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो फॉरेन बैंक्स इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, बचता है हमारे पास ऑफ शोर बैंक्स। तो ऑफ शोर बैंक्स को आप इससे मार्क कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रिजर्व। तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेकेंडरी रिजर्व क्या बातें हो रही हैं। अगर पेपर में है तो ये भी ना पता चले सवाल अकाउंट्स का है, बैंकिंग का है, किसका है। ऑप्शंस पढ़ते हैं तो क्लैरिटी होती है। कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद द अदर बैंक्स इन करंट अकाउंट, बैलेंस विद आरबीआई फॉर सीआरआर, इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एसएलआर। तो ये हमें ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखो ये सवाल पढ़ के अभी इतनी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि क्या सवाल पूछना चाह रहा है, बट हम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। प्राइमरी रिजर्व होंगे और कुछ सेकेंडरी रिजर्व होंगे। अगर ये सवाल सेकेंडरी रिजर्व की बात कर रहे तो कुछ प्राइमरी भी होते होंगे। तो प्राइमरी रिजर्व और सेकेंडरी रिजर्व कुछ बैंक्स के पास होते होंगे और उसको लेकर ये सवाल है। और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी रिजर्व है, यानी कि बाकी तो प्राइमरी हो जाएंगे। तो रिजर्व बेसिकली हम जानते हैं कि रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व मतलब कुछ पैसा हम रखते हैं ना अपने पास, रिजर्व में रख लेते हैं अपने पास, ऐसा रखते हैं कि हमें कोई रिक्वायरमेंट हो तो उस पैसे से हम मीटअप कर सके। बैंक्स भी कुछ ऐसा पैसा अपने पास रखते होंगे, कुछ ऐसे रिजर्व्स मेंटेन करके रखते होंगे। तो यहाँ पे इनमें से कौन से प्राइमरी होंगे, कौन से सेकेंडरी होंगे, ऐसा कुछ पहचानना है अपने को। जो कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद अदर बैंक्स इन करंट अकाउंट, जो अपने पास हमने कैश रखा ही हुआ है, डेट इज अ प्राइमरी रिजर्व, क्योंकि हमारे पास ही पड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी क्यों होगा। जो बैलेंस हमने आरबीआई के पास रखा हुआ है वो भी प्राइमरी होगा, क्योंकि आरबीआई के पास बैलेंस रखा हुआ है, तो आरबीआई तो हमारे बैंक्स का करता धरता है, उसके पास बैलेंस होगा तो वो भी प्राइमरी रिजर्व ही होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एसएलआर, तो सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा डाला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के में पैसा डाला हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये पैसा भी हमारा डूबने वाला नहीं है, ये प्राइमरी पैसे ही पड़ा हुआ है, इस पैसे को कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर। तो ये कमर्शियल पेपर वाली जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना, कहीं ना कहीं कमर्शियल वाली हो जाती है, कमर्शियल नेचर की हो जाती है, सरकारी नहीं होगी। और इसीलिए यहाँ पे हम इसे प्राइमरी रिजर्व एग्जैक्टली नहीं बोल सकते और इसे सेकेंडरी रिजर्व हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे लगना चाहिए, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया कि सवाल पढ़ के अगर आपको एकदम से नहीं भी पता कि किससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ये चीजें हैं, आपने हो सकता है ना पढ़ी हो, बट क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं, आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं और अपने आंसर्स जो हैं इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए सवाल हमारे पास है, बैंकर सेल ऑफ अ मॉर्टगेज पोर्टफोलियो बाय सेटिंग अप अ मॉर्टगेज पास थ्रू सिक्योरिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो बैंक्स है उनके पास कुछ मॉर्टगेज लोन्स यहाँ पे होने वाले हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, प्रॉपर्टी का बायर है, तो बैंक से गिरवी रख के लोन ले लेगा और बैंक को यहाँ पे लोन की भरपाई करता रहेगा। तो बैंक के पास जो ऐसे लोन्स होने वाले हैं, तो बैंक्स उसका एक पूल बना सकते हैं और उस पूल को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आगे इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सारा, ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, अगर आपने एसेट सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा है ना, तो यू वुड ऑलरेडी नो कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता है ये। तो क्रेडिट एनहांसमेंट नहीं होता, अनबंडलिंग नहीं होता, डेरिवेटिव नहीं होता, दिस इज रेफर टू एज सिक्योरिटाइजेशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला भी आपके कोर्स में डायरेक्टली कवर्ड था कि हमारे पास पास थ्रू सिक्योरिटीज इशू की जाती है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर। तो अगर आपको ये सिक्योरिटाइजेशन वाला कंसेप्ट पता है, आपने कोर्स में लेक्चर को अच्छे से सुना था, पढ़ा था, तो पास थ्रू सिक्योरिटीज को पढ़ के ही आपको पता लग जाता है कि ये सिक्योरिटाइजेशन से सवाल पूछा जा रहा है। आगे हमारे पास एक सवाल है,
What has been the primary motive of central banks raising interest rate in recent times? तो हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है? गेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, टेमिंग इन्फ्लेशन, रेजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, उससे लोग लोन कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? सर उससे तो लोग जो है वो लोन कम लेंगे। जैसे लेट सपोज कि गाड़ियां खरीदनी है, लोगों ने कार खरीदनी है, अब कार के लिए लोगों को लोन चाहिए, आरबीआई ने लोन महंगे कर दिए तो उससे क्या होगा, अब लोन जो है लोग कम लेंगे, कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो जो चीजों के दाम बढ़ रहे थे मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी चीजों की, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में जो पैसा आसानी से आ रहा है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा मिल रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इससे लोग लोन कम लेंगे, उनके पास पैसे कम आएंगे, हमारी डिमांड जो है वो कंट्रोल में आएगी और अल्टीमेटली हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी। ये आरबीआई का उद्देश्य रहता है। जो हमारा आरबीआई है ना, वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ इन दोनों के बीच में फंसा होता है कि इन्फ्लेशन भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेता है, बट फिर ग्रोथ भी इफेक्ट हो जाती है। तो दोनों को मैनेज करना इज अ चैलेंज फॉर आरबीआई, और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं इन दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस सवाल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, टेमिंग इन्फ्लेशन। प्यारे दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट था, टॉपिक था, ये हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन में भी कवर्ड था। करंट अफेयर्स में आपको करवाया गया था कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो अपने जो इंटरेस्ट रेट से बढ़ाई जा रहे हैं और आरबीआई भी बढ़ाएगा, और ये सब क्यों किया जा रहा है? राइजिंग इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, राइजिंग इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप करंट अफेयर्स भी फॉलो कर रहे थे तो फिर इस सवाल को भी आपने आसानी से ही सॉल्व कर लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2? तो हमारे जो बेसल 2 नॉर्म्स है उनके 3 पिलर कौन से हैं, उस पर ये सवाल है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, लीवरेज, मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो हमारे जो 3 बेसिक पिलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेसल 2 नॉर्म्स के, दे इंक्लूड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। ए, बी और डी, ये 3 पिलर होते हैं हमारे, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, कि हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट एडिक्वेट होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन चलता रहना चाहिए हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, और एक मार्केट डिसिप्लिन भी मेंटेन करना जरूरी है। ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, ये जो पिलर्स है आपके बेसल 2 के और बेसल 3 के, देवर डायरेक्टली कवर्ड इन द कोर्स। तो अगर आपने कोर्स को पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। बहुत ही सीधा और बहुत ही आसान सवाल ये बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन बाय अ कमर्शियल बैंक मे फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो हाउसिंग लोन की प्राइसिंग की बात चल रही है। तो हाउसिंग लोन की प्राइसिंग का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि हाउसिंग लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो बैंक आपको बताएगा, उसमें क्या स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं? कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन, specification of spread, application of MCLR, conduct of credit assessment, quoting to the prospective borrower। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको देखेंगे, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, सबसे पहले तो आपकी वो यहाँ पे असेसमेंट करने वाला है। आपकी असेसमेंट क्रेडिट असेसमेंट होगी कि आपको लोन देना भी है कि नहीं देना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। और उसके बाद अगर आपको लोन देने वाले हैं तो किस रेट पे देने वाले हैं? देखिए, जो बैंक्स हमारे लोन देते हैं ना, वो एमसीएलआर पे देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पे देते हैं। देखो, हमारा जो आरबीआई है वो हमारे बैंक्स को लोन देता है, किस रेट पे देता है? हम जानते हैं रेपो रेट पे हमारे बैंक्स को पैसा मिलता है। अब ये पैसा जो है बैंक ने आगे लोन देना है आपके और मेरे जैसे लोगों को हाउसिंग लोन वगैरह लेने के लिए। तो ये जो पैसा बैंक आगे देगा, ये रेपो रेट के बेसिस पे अपना रेट एक डिसाइड करेगा, उस पे आगे लोगों को देगा, और इस रेट को बोला जाता है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, यहां पे बोला इसे जाता है। तो एमसीएलआर के बेसिस पे आगे लोन देने वाले हैं। तो जो हमारा बैंक का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होगा, उसमें हो सकता है वो यहाँ पे कुछ और स्प्रेड भी ऐड कर दे, हो सकता है कुछ और मार्जिन भी जोड़ दे।
जैसे हमारा कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद एमसीएलआर को हमने अप्लाई किया, इसके अंदर हमने कुछ और स्प्रेड भी ऐड कर दिया। जैसे अगर एमसीएलआर 10% था, उसमें लेट्स सपोज हमने 1% स्प्रेड ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे बोरोवर को प्राइस दिया कि 11% रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो प्राइस डिटरमाइन हो गया वो हमारा फाइनली डिटरमाइन हुआ स्प्रेड स्पेसिफिकेशन के बाद। कॉम्पिटिटिव प्राइस हमारा यहाँ पे डिटरमाइन हो गया और इस प्राइस को बैंक जो है बोरोवर को कोट यहाँ पे कर देगा। तो आपकी ये करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन सकती है। अगर आप घुमा फिरा के कुछ ऐसा तुक्का लगाना चाहते तो कुछ ऐसे भी लगा सकते थे कि सबसे पहले कोटिंग और टू दी सबसे पहले आएगा कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट और सबसे लास्ट में आएगा कोटिंग टू दी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर, और इसी बेसिस पे आप ऑप्शन 4 मार्क कर सकते थे। इसी बेसिस पे ऑप्शन 4 भी मार्क हो सकता था, बट ये सारा सीक्वेंस सारा प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसके बेसिस पे भी हमारा जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। प्यारे दोस्तों, एमसीएलआर से जुड़ी हुई बातें आपके कोर्स में करंट अफेयर्स में कवर थी। उसके अंदर एमसीएलआर और हमारा जो रेपो रेट है उसको लेकर बताया भी गया था कि कैसे दोनों लिंक कर दिए गए हैं। इससे पहले हमारे पास बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हुआ करता था, पर 2016 से आरबीआई ने जो है एमसीएलआर इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जो रेपो रेट के चेंजेस हों उसके बेसिस पे हमारे कस्टमर के भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। अगर आरबीआई रेपो रेट घटा रहा है तो हमारे कस्टमर को भी कम रेट मिले। तो इस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट चेंजेस के लिए एमसीएलआर रेट को आरबीआई ने इन्फ्लुएंस किया था। तो इसके बेसिस पे अब जो लोन्स वगैरह हैं वो बैंक्स द्वारा दिए जाते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी बेसिक जानकारी थी और ये सवाल में आप दिमाग लगाते तो इस सवाल को आप आसानी से अप्रोच कर सकते थे। मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर आप सही दे सकते थे। प्यारे दोस्तों, हमारे पास सवाल है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की सब्सिडरीज के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आरबीआई जो है उसकी सब्सिडरी कंपनीज कौन सी हैं, यानी कि आरबीआई के पास किनके शेयर हैं, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक दे रखा है, नाबार्ड दे रखा है। देखो, एक समय पे नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड आरबीआई के अंडर होते थे, बट अब नहीं है। तो ये अब आरबीआई के सब्सिडरी नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक तो सरकारी बैंक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डीआईसीजीसी, ये आरबीआई की सब्सिडरी है। और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की सब्सिडरी है। तो डी और ई जो है दे आर सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, और ए बी और सी तो नहीं है। बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि ये सवाल में ऑप्शन सही से फ्रेम्ड नहीं थे, और इसीलिए कोई करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सवाल एनटी ने ड्रॉप भी कर दिया था, क्योंकि इनिशियली तो उन्होंने आंसर दिया था, बट जब चैलेंज हुए और यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई कि भैया अब एनएचबी और नाबार्ड जो है आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। बट अगेन आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपके साथ कोर्स में भी कवर अप किया गया था आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में। डीआईसीजीसी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये हमारी होली ओन आरबीआई की सब्सिडरीज है। और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आरबीआई की सब्सिडरी अब नहीं है, ऐसा भी आपको कोर्स में बताया गया था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Asset liability management is a mechanism to address the risk arising due to mismatch of assets and liabilities। तो बिल्कुल आपके assets और liabilities के बीच में mismatch नहीं होना चाहिए, दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। जो आपकी liabilities है और assets है उनकी अगर मैचिंग होगी तभी आप अपने आप को सॉल्वेंट रख सकोगे। अगर ऐसा होगा कि आपके assets से पैसा बाद में मिलेगा और liability की पेमेंट पहले करनी है तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। दोनों की मैचिंग बहुत जरूरी है। Non-performing assets must be written off as loss in the financial year in which the NPA has been identified। तो ये तो बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव बात कर दी स्टेटमेंट में। तो ऐसा एक्चुअल में होता है? नहीं होता, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो हमारे पास एनपीए की अलग अलग कैटेगरी चलती है। पहले सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, फिर डाउटफुल कैटेगरी में जाता है, और फिर कहीं जाके उसे लॉस एसेट डिक्लेयर करके राइट ऑफ किया जाता है। तो उसी साल में राइट ऑफ कर दें, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और इसीलिए बी वाला पॉइंट तो सही नहीं होगा। Undisclosed reserves are included in the capital of banks tier 2 if they represent accumulation of post tax profit। तो हमारे जो undisclosed reserve है उसे tier 2 कैपिटल में इंक्लूड कर लेते हैं। जब हम बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं,
तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ पब्लिक फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years, तो ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं है। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में बी इंक्लूडेड इन टीयर 2 कैपिटल, तो हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपकी टीयर 2 कैपिटल में ही आते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला सही है और ई वाला सही है। तो ए सी ई ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आपके साथ एनपीए के डिफरेंट कैटेगरीज भी डिस्कस की गई थी। आपको सब स्टैंडर्ड एनपीए के बारे में, डाउटफुल लॉस, ये सब कराया गया था। और आपकी जो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल होती है फॉर द पर्पस ऑफ बेसल नॉर्म्स इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे टीयर 2 में अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स भी आ रहे हैं और हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे कवर अप किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमारे पास है, अरेंज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो एक्सपोर्ट क्रेडिट रहता है उसके अंदर मेनली हम दो चीजों की बात करते हैं। एक बात होती है आपके प्री शिपमेंट फाइनेंस की और एक बात होती है आपके पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की। तो इन दो चीजों की बात करी जाती है, एक प्री शिपमेंट, एक शिपमेंट से पहले, एक पोस्ट शिपमेंट। जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है दैट इज बेसिकली योर पैकिंग क्रेडिट, दैट इज बेसिकली योर पैकिंग क्रेडिट, ये हमारा पैकिंग क्रेडिट होता है। तो पैकिंग क्रेडिट के लिए आपको पैकिंग क्रेडिट चाहिए। पैकिंग क्रेडिट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिला हुआ है उसके लिए आपको परचेसिंग करनी है, सामान खरीदना है, सामान की पैकिंग करनी है। तो वो सारे काम करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो भी आपको काम करने हैं उसके लिए आपको बैंक से क्रेडिट मिल जाता है, फाइनेंस पैसा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो पैकिंग क्रेडिट होता है इसको लेकर ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स अरेंज करने हैं करेक्ट ऑर्डर में। देखो, सबसे पहले अगर आपको बैंक से पैकिंग क्रेडिट चाहिए तो बैंक को आपको एक एविडेंस देना पड़ेगा कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, तभी बैंक आपको ये पैकिंग क्रेडिट देगा। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि सबमिट एन एविडेंस ऑफ योर एक्सपोर्ट, आप अपने एक्सपोर्ट का एविडेंस सबमिट करें और उसके बेसिस पे बैंक कैलकुलेट करेगा कि आपको कितना पैकिंग क्रेडिट यहाँ पे ग्रांट करना है। तो फिर उसके बाद आपका पॉइंट नंबर बी आ जाएगा और इसके बाद बैंक आपके फंड जो है उसको रिलीज कर देगा, आपके पास फंड्स आ जाएंगे, आपके एक्सपोर्टर के अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एंड इसी के बेसिस पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर तो बन गया। और एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे क्या करेगा, हमारे जो भी गुड्स हैं पैकिंग क्रेडिट का फायदा उठाएगा, जो भी गुड्स की उसको करनी है प्रोसेसिंग, प्रोक्योर करना है वो करेगा और हमारे सामान को पैक करके यहाँ पे भेज देगा थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी। और सामान की जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सपोर्टर को करानी होती है, क्योंकि सामान खराब ना हो जाए, रास्ते में कुछ नुकसान ना हो जाए, तो उसकी इंश्योरेंस भी एक्सपोर्टर को यहाँ पे करानी होती है। तो सी और डी पॉइंट हमारे उसके बाद आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये जो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का कंसेप्ट है ये आपके साथ यूट्यूब पे भी डिस्कस हुआ था कहीं किसी सेशन में, और एवर स्टडी के नोट्स में भी ये कंसेप्ट आपका कवर्ड किया गया जहां पे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की चर्चा करी हुई है। एंड अगर आपको ये कंसेप्ट याद था तो इसी को आपको अप्लाई करना था। तो जिसको ये कंसेप्ट मालूम था केवल वही इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते थे, और ऐसा नहीं होगा कि किसी को स्पेसिफिकली ये स्टेप्स रटे होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो कंसेप्ट है इसी की नॉलेज को अप्लाई किया होगा, जिसने भी ये सवाल को सही किया होगा इसी के नॉलेज के बेसिस पे ही सही किया होगा। हर चीज एग्जामिनेशन में आपको परोस के नहीं दी जाएगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, जो आपकी प्रायर नॉलेज है उसे अप्लाई करना होगा और उसके हिसाब से आपके आंसर को मार्क करना होगा। चलिए, यहाँ पे सवाल है हमारे पास, सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। तो हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है, कौन सी पॉलिसी के थ्रू? ये तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल हो गया। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी है ना ये आरबीआई के दायरे में आती है, हालांकि अब तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दायरे में आ जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये सब चीजें मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोर्स में भी कवर थी। बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था और आप आसानी से इसे आंसर कर पाए होंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन यूजीसी नेट 2022 के पीवाईक्यूज के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।